बालूका स्तूप जो यहाँ की मुख्य विशेषता है उसकी चर्चा कर लेते हैं पहले कि बालूका स्तूप होते क्या हैं। तो बालूका स्तूप बेसिकली क्या होते हैं, मिट्टी का ढेर होता है, बालू का ढेर होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बालूका स्तूप, इंग्लिश में इनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स। इनका जो निर्माण होता है, बालूका स्तूपों का जो निर्माण होता है उसमें दोनों प्रक्रियाएं कार्य करती हैं, अपरदन भी और निक्षेपण भी, जैसा कि हमने विश्व के भूगोल में चर्चा की थी। अपरदन यानी किसी जगह से किसी चीज को हटाना, जैसे मान लीजिए अगर नदी आई तो नदी क्या करेगी, किसी चट्टान को तोड़ कर ले जाएगी, तो वहां से वो चट्टान हट गई, तो उसे बोलते हैं अपरदन। और दूसरा होता है निक्षेपण, जहां से टूटी हुई चट्टान आई है वो कहीं तो जाएगी, तो जहां पर वो जाकर जमा होगी उस स्थान को निक्षेपण बोलते हैं। तो बालूका स्तूप दोनों प्रक्रियाएं इसमें कैसे काम करती हैं कि पवन उड़ती है तो बालूका स्तूपों में जो है मिट्टी का ढेर शिफ्ट होता जाता है, तो बालूका स्तूप भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पे अपरदन भी काम करता है क्योंकि पवन जो है मिट्टी को विस्थापित कर रही है, और दूसरा निक्षेपण भी कार्य करता है कि मिट्टी जमा हो जाती है तो मिट्टी का ढेर बनता है, मिट्टी का टीला बनता है, जिसे हम बालूका स्तूप बोलते हैं। फिर इसका बात करें कि जो बालूका स्तूपों का जो स्थानांतरण होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, तो इनका जो स्थानांतरण होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, मार्च से जुलाई के महीनों में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि मार्च से जुलाई के महीने में राजस्थान बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, यानी तापमान बहुत ज़्यादा, तो वायुदाब बहुत कम। जैसे ही निम्न वायुदाब होगा तो तेज गति से पवनें चलने लग जाती हैं, जितना ज़्यादा निम्न वायुदाब उतनी तेज पवनें चलती हैं। तो निम्न वायुदाब के कारण इस समय पर, मार्च से जुलाई के समय पर बहुत तेज पवनें यहाँ पर चलती हैं, जिन्हें गर्म जो इनमें पवनें चलती हैं उनको हम लू भी कहते हैं, और इनकी दिशा जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है, तो यानी पश्चिमी क्षेत्र से आती हैं, तो ऑब्वियसली पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंतर्गत तो इनका बिल्कुल घमासान चलता है। और इसके अलावा जुलाई तक ही क्यों चलती हैं, क्योंकि जुलाई के बाद थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है, मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाती है, पवनों की गति भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वायुदाब थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इस प्रकार से जो है मिट्टी इतनी उड़ती नहीं है, तो इनकी शिफ्टिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो इनकी शिफ्टिंग होती है, स्थानांतरण होता है, वो मार्च से जुलाई के महीनों में होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है भाई, ठीक है। फिर इसके अलावा जो बालूका स्तूप हैं इनको स्थानीय भाषा में धोरे भी कहा जाता है। इसके अलावा जो स्थानांतरित बालूका स्तूप होते हैं, या जो ट्रांसफरिंग सैंड ड्यून्स होते हैं, जो शिफ्ट होते रहते हैं ना, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, उनको धरियन कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द ही बालूका स्तूपों से जुड़े हुए हैं। बालूका स्तूपों को तो स्थानीय भाषा में कहा जाता है धोरे, और जो स्थानांतरित बालूका स्तूप होते हैं उनको कहा जाता है धरियन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि रेतीले मैदान के कितने क्षेत्र पर बालूका स्तूप हैं, क्योंकि हमने जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश था, पश्चिमी रेतीला मैदान था, शुष्क रेतीला मैदान था, उसको दो भागों में बांटा था, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश और बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो जिस क्षेत्र में बालूका स्तूप मिलते हैं वो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के लगभग 58.5% क्षेत्रफल पर मिलता है, यानी लगभग 60% क्षेत्रफल हम इसे बोल सकते हैं। तो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना हो गया, इस प्रदेश का लगभग 41.5% हो गया, ठीक है। तो लगभग 40% क्षेत्रफल पर बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, और लगभग 60% क्षेत्रफल पर बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र है। फिर हम बात करें बालूका स्तूपों के प्रकार, तो बालूका स्तूप जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, एक एक करके चर्चा कर लेंगे। इनमें पवनों की दिशा भी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होते हैं अनुदैर्ध्याकार बालूका स्तूप, जिन्हें कि सीफ भी बोला जाता है, ठीक है। अरबी भाषा में इनको बोलते हैं सीफ। तो जो बालूका स्तूप हैं अनुदैर्ध्याकार, वो किस प्रकार के होते हैं, देखो इस प्रकार से रिपल, या इनको बोलते हैं उर्मिका, रिपल या उर्मिका, या हम बोल सकते हैं लहरदार होते हैं ये, ठीक है, लहरदार होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है, ये पवनों के समानांतर बनते हैं। जैसे एक लहर ये बन रही है बालूका स्तूपों की, दूसरी लहर ये बन रही है, और पवनें इनकी सीध में ऐसे चलती है, पवनें इनको काटते हुए नहीं चलती, इनकी सीध में चलती है। तो अनुदैर्ध्याकार, या इनको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, इनकी खास बात क्या है, पवनें इनके समानांतर चलती हैं। तो इनको अगर हम देखें इनकी क्या क्या खास बात होती है, पहले इसकी फोटो देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ये बनते हैं, लहर नुमा बालूका स्तूप, ठीक है, देख सकते हो ये लहरें बन रही हैं, और यहाँ पे जो पवनों की दिशा होगी वो पवनों की दिशा क्या होगी, इस प्रकार से इनके बीच में पवनें चलती हैं, ठीक है। तो ये पवनों के समानांतर बनते हैं,
लहरनुमा बालू का स्तूप होते हैं, उर्मिका भी बोलते हैं इनको, पवनों के समानांतर बनते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ये मिलते हैं जैसलमेर में, रामगढ़ में लगभग हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मिलते हैं जैसलमेर। इसके अलावा ये और भी जगह पर मिलते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, लगभग इस पूरे क्षेत्र में ये मिलते हैं। ये किस प्रकार के मरुस्थलों में बनते हैं? तो ये रेग प्रकार के मरुस्थलों में बनते हैं। मरुस्थल जनरली जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कैसे? एक होता है हम्माडा या हम्मादा जिसे बोलते हैं, इर्ग और रेग। ठीक है, तो हम्माडा जो मरुस्थल होते हैं इनको हम बोल सकते हैं कि चट्टानी मरुस्थल होते हैं, या ऐसे मरुस्थल होते हैं जहां चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें पाई जाती हैं, रेत नहीं पाई जाती। तो रेत नहीं पाई जाएगी तो बालू का स्तूप बनेंगे नहीं, क्योंकि रेत का ही ढेर होता है बालू का स्तूप, तो रेत ही नहीं है। तो हम्माडा मरुस्थल जो है जनरली कहाँ पे, बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है वो हम्माडा मरुस्थल है। इर्ग जो है वो क्या होता है, रेतीला मरुस्थल होता है, यानी जहां पर रेत होती है और रेत उड़ती है, जो कि अभी अभी हमने फोटो में देखा था। और रेग मरुस्थल होते हैं कंकरीले मरुस्थल होते हैं, यानी इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि मिश्रित मरुस्थल है किस किस के, इर्ग और इर्ग मरुस्थल का प्लस जो हमारा हम्माडा मरुस्थल है, इस प्रकार के मरुस्थलों का ये मिश्रण होता है, यानी थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी चट्टानें, कंकड़ टाइप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये रेग मरुस्थलों में जनरली जो है, अब आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो हमने देखी थी, इस पिक्चर में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ऐसा क्षेत्र है, देखो बीच बीच में चट्टानें भी हमको दिखाई दे रही हैं, तो कंकड़ भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप कंकड़ हैं। तो ये मिट्टी भी इतनी फाइन नहीं है, इतनी ज़्यादा रेत भी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत रेत है, तो इसे हम बोलेंगे रेग प्रकार के मरुस्थल। तो ये जो अनुदैर्ध्य प्रकार के सैंड-ड्यून्स होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं, ये रेग प्रकार के मरुस्थलों में बनते हैं। और यहाँ पे इनके बनने के लिए वनस्पति का होना अनिवार्य है, क्योंकि वनस्पति के सहारे ही ये जो होती है मिट्टी उड़ते हुए रुक जाती है और उसके बाद ये जो है मरुस्थल बनते हैं। एक प्रकार के जो है सैंड ड्यून्स और होते हैं जिन्हें बोलते हैं शब्र काफीज, या इन्हें बोला जाता है नेबखा। ये जो बालू का स्तूप होते हैं, ये ऐसे बालू का स्तूप होते हैं जो वनस्पति के सहारे बन जाते हैं, यानी वनस्पति जो होती है उस वनस्पति के कारण जब मिट्टी उड़ते हुए रुक जाती है और उसके चारों ओर बालू का स्तूप बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शब्र काफीज या नेबखा बोलते हैं। और जनरली जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं उनके लिए भी वनस्पति का होना जरूरी होता है। ठीक है, फिर हम बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी बिल्कुल अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों की तरह दिखते हैं, वही लहरनुमा होते हैं, उर्मिका भी बोल सकते हैं इनको। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि पवन की दिशा अब यहाँ पे समानांतर न होकर इनके लंबवत होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखें, इसका सेम यही डायग्राम होगा, ऐसा ही दिखेगा, बस इसमें पवनों की दिशा अब इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इन्हें हम बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसमें हम चर्चा करें तो ये पवनों की दिशा के लंबवत बनते हैं। इसके अलावा ये भी रेग प्रकार के मरुस्थलों में बनेंगे, और ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान की सीमा के निकट मिलते हैं, जैसलमेर में, या हम बोल सकते हैं जनरली ये जोधपुर में भी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। फिर हम बोल सकते हैं ये लहरनुमा बालू का स्तूप होते हैं, और कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यानी इनका जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है, किसकी तुलना में, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों की तुलना में।